गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 91 करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग को हमारे इस प्रैक्टिस सेट से फ़ायदे हो रहे होंगे और जैसे जैसे हम लोग आगे प्रैक्टिस सेट में बढ़ते जाएंगे ये जो लाभ है हम लोग का और ज़्यादा बढ़ता जाएगा और काफ़ी आप लोगों को लाभ मिल सकेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 91। फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉमर्स इज ए चैम्पियन ऑफ इज़राइल, बी पैगन गॉड, सी द डेविल एंड डी मिल्टन हिमसेल्फ। जो कॉमर्स है आपका वो क्या है, कौन है? तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा कॉमर्स इज अ पैगन गॉड। पैगन गॉड क्या होता है, पैगन क्या होता है और पैगनिस्ट क्या होता है? पैगन आपका जो प्रकृत होता है और जो पैगन गॉड है, पैगन गॉड मतलब प्रकृति का देवता। और जो पैगनिस्ट होते हैं, जो पैगन लोग होते हैं, वो आप प्रकृति की जो भी तत्व हैं उनको एक देवी के रूप में या देवता के रूप में उसको देखते हैं और प्रकृति का पूजा करते हैं, प्रकृति पूजक होते हैं, तो उन्हें हम पैगनिस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, Whom did Dr. Johnson consider the father of English criticism? A. Philip Sidney, B. John Dryden, C. Pope and D. Donne. The father of English criticism, ये बोला गया है जॉन ड्राइडन को, जॉन ड्राइडन को। क्वेश्चन नंबर 3, Who said Dryden found English brick and left it of marble? किसने बोला है कि ड्राइडन ने इंग्लिश को ब्रिक पाया और उसको मार्बल बना दिया? तो ऑप्शन नंबर ए सैंड्सबरी, बी बटलर, सी लीजियस एंड डी जॉनसन। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर जॉनसन। तो इसमें जो है आपका और आपका यही बात अगस्टस के बारे में बोला गया है। किसके बारे में? अगस्टस के बारे में। ठीक है, तो अगस्टस के बारे में भी यही बोला गया है कि दैट ही फाउंड रोम ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल। और ये रोम के लिए बोला गया था, अगस्टस के जो रोम थे, रोम के जो अगस्टस थे उनके बारे में यही बात बोली गई थी कि अगस्टस फाउंड इंग्लिश ब्रिक एंड लेफ्ट इट of marble. Question number 4, based on Shakespeare, Antony and Cleopatra, Dryden wrote a play in blank verse was it is A. All for Love, B. Aurangzeb, C. Tyrannic Love and D. The Country Wife। तो कौन सा प्ले था जो कि एंटोनी और क्लियोपेट्रा पे बेस्ड था ड्राइडन का? तो वो था आपका ऑल फॉर लव, जो कि 1677 में आया था और इसका सब टाइटल था द वर्ल्ड विल लॉस्ट, द वर्ल्ड विल lost. Next question, question number 5, Dryden was master of A. heroic stanza, B. heroic couplet, C. Spenserian and D. rhyme royal। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बी हीरोइक कपलेट। जो ड्राइडन थे वो किसके मास्टर थे? हीरोइक कपलेट के मास्टर थे। और हीरोइक कपलेट क्या है? ये आपका तो आइएम्बिक पेंटामीटर होगा, आइएम्बिक पेंटामीटर में होगा और इसका जो राइमिंग होगा वो आपका जो कपलेट होगा वो राइम्ड होगा। ठीक है, राइम्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 6, हु टर्म द
romantic age as the age of Wordsworth? A. Ben Jonson, B. Crompton Rickett, C. Louis Kazamian, and D. Sainsbury. Correct answer is option number C. Option number C. Question number 7. France standing on the top of nature, seeming born again. These lines are from. France standing on the top of nature, seeming born again. Option number A, The Prelude, B. Daffodils, C. Titan Abbey, and D. None. तो ये लाइन आपकी है किसकी? प्रिल्यूड की. क्वेश्चन नंबर 8. Wordsworth realized that to love nature is to A. love God, B. hate God, C. love man, and D. hate man. Correct answer is option number C. love man. Question number 9. The sonnet on sonnet is a sonnet by A. Milton, B. Shakespeare, C. Wordsworth, and D. John Keats. ये जो सोनेट है आपकी, सोनेट ऑन सोनेट, ये किसकी है आपकी? ये वर्ड्सवर्थ की है. और इसका सब टाइटल जो है आपका वो है नन्स फ्रेट, नन्स फ्रेट नॉट एट देयर कॉन्वेंट्स नैरो रूम. Question number 10. For which career did Keats receive a formal training? A. teaching, B. medical, C. clergyman, and D. writing. तो जो आपके कीट्स थे उनके पास फॉर्मल ट्रेनिंग किसकी थी? तो वो थी मेडिसिन की, मेडिकल की. क्वेश्चन नंबर 11. वेयर डू वी फाइंड कीट्स क्रिटिकल ओपिनियन? इन हिज पोएम, इन हिज प्लेज, इन हिज लेटर्स, एंड डी नन ऑफ दीज. तो जो क्रिटिकल ओपिनियन है वो पाई जाती है इनके लेटर्स में, इन हिज लेटर्स. क्वेश्चन नंबर 12. Shelley's Revolts of Islam appeared in A. 1811, B. 1827, C. 1829, and D. 1817. जो रिवोल्ट ऑफ इस्लाम था शेली का, वो आया था आपका 1817 में. ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 13. शेली वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड बिकॉज ऑफ हिज A. Prometheus, B. the necessity of atheism, C. Queen Mob, and D. Alastair. शेली को जो है ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया था. तो उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था आपका द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म. ये क्रिएशन आपका है जो कि धर्म पे कटाक्ष करता है. तो इसके वजह से उनको जो है ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया था. क्वेश्चन नंबर 14. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ शेलीज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम? ए. अलास्टर, बी. क्वीन मॉब, सी. एडोनिस, एंड डी. द सेंसी. शेली की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कौन सी है? तो वो है आपकी अलास्टर, जिसका सब टाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि आपका 1816 में कंपोज हुआ था. और इसमें 720 लाइन्स थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. Poets are the unacknowledged legislatures of the world. Who said this?
ए सेली, बी कीट्स, सी कॉलरिज एंड डी वर्ड्सवर्थ। जो पोएट्स होते हैं, अनएक्नॉलेज लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड होते हैं, ये कहा गया था किसके द्वारा? तो सेली के द्वारा। और इन्होंने बोला था आपका, उनका एक ऐसे है, अ डिफेंस ऑफ पोएट्री, डिफेंस ऑफ पोएट्री। ठीक है, ये ऐसे है आपका 1821 का। क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट प्रिंटेड पोएम ऑफ ब्राउनिंग इज ए पावलिने, बी प्रोस्पाइस, सी माई लास्ट डचेस एंड डी रोबी बेन इजरा। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए पावलिने। इसका सब टाइटल है अ फ्रेगमेंट ऑफ ए कन्फेशन। और ये आपका लिखा गया था 1832 में, और ये पब्लिश हुआ था आपका 1833 में। कंपोजिशन डेट क्या है आपका? कंपोज हुआ है 1832 में और पब्लिश हुआ है 1833 में। क्वेश्चन नंबर 17, आई वॉज यूर फाइटर सो वन फाइट मोर, दिस लाइन इज ऑफ। ये बहुत बेहतरीन लाइन है आपकी, आई वॉज यूर फाइटर सो वन फाइट मोर। ये किसकी लाइन है? ए द लास्ट राइडर टुगेदर, बी ग्रामेरियंस फ्यूनरल, सी प्रोस्पाइसी एंड डी रोबी बेन इजरा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रोस्पाइसी। ये लाइन जो है प्रोस्पाइसी की है, जो कि किसकी है? रॉबर्ट ब्राउनिंग की है। ठीक है, ब्राउनिंग की है, ब्राउनिंग का क्रिएशन है प्रोस्पाइसी, उसकी है। और बहुत बेहतरीन लाइन है, बहुत बेहतरीन, और मानव जीवन के लिए बहुत ही लर्निंग लाइन है ये। इससे बहुत इंसान को सीखना चाहिए कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। उसे ये सोचना चाहिए कि बहुत हमने लड़ाई लड़ी है, अगर यदि इंसान हारता है तो उसे यही सोचना चाहिए कि एक और लड़ाई हमें लड़नी है और अपने जीवन की बेहतरीन लड़ाई लड़नी है और हमें सक्सेस पाना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। और उसी में प्रोस्पाइसी में भी एक दूसरी आपकी लाइन आती है, उसमें ये फॉर सडन करके, फॉर सडन द वर्स्ट टर्न द बेस्ट टू, बाकी ऊपर लिख दे रहे हैं, टू द ब्रेव। यानी कि कहने का मतलब ये है कि फॉर सडन द वर्स्ट टर्न्स द बेस्ट टू द ब्रेव। यानी कि जो ब्रेव पीपुल होते हैं, जो बहादुर लोग होते हैं, तो उनके जीवन में भले ही समस्या या परेशानी आती है, लेकिन वो बहुत जल्दी, कभी भी अचानक भी, वो जो है, जो बैड सिचुएशन है वो गुड सिचुएशन में चेंज हो सकती है। कब? जब एक इंसान ब्रेव नेचर का हो, बहादुर इंसान हो, उसके लिए। तो ये आपका जो है प्रोस्पाइसी बहुत बेहतरीन है आपका ब्राउनिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम है 18 नंबर, हु कंसिडर्ड ब्राउनिंग एज ए फिलोसफिकल पोएट। ब्राउनिंग को फिलोसफिकल पोएट किसने बोला है? ए सिडनी, बी रिकेट, सी वर्ड्सवर्थ एंड डी फ्रेडरिक रीलैंड। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, फ्रेडरिक रीलैंड। क्वेश्चन नंबर 19, ब्राउनिंग एक्वायर्ड मास्टरी ओवर ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, बी एलिजी, सी सोनेट एंड डी ओट्स। तो जो ब्राउनिंग की जो मास्टरी थी वो थी आपकी किसके ऊपर? ड्रामेटिक मोनोलॉग के ऊपर। बहुत बेहतरीन ड्रामेटिक मोनोलॉग रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, विच पीरियड इज कॉल्ड द सेल्टिक ट्विलाइट पीरियड। किस पीरियड को सेल्टिक ट्विलाइट पीरियड बोला गया है? ए 1885 टू 1899,
B 1865 to 1939, and C 1866 to 1944, and D 1894 to 1967. So correct answer is option number A 1885 to 1899. तो ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।